नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 11 के सोशोलॉजी के बुक 2 के चैप्टर 4 में हैं। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है मैं आपको बता दूं, ये दो चीज़ों पे लास्ट हमारे 11th क्लास के दो चैप्टर रह रहे हैं, जिसमें 11th क्लास का जो ये चैप्टर 4 है इसमें वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में बता रखा है और 5th क्लास में जो है इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में बता रखा है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नया नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट क्या सोचते थे दुनिया के बारे में और इंडियन सोशोलॉजिस्ट क्या सोचे इंडिया के बारे में, क्योंकि मेनली उन्होंने इंडिया के बारे में ही लिखा है। ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजी के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है कि सोशोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। सोशोलॉजी को कभी कभी कहा जाता है कि ये जो रिवॉल्यूशन आया था, जो जो रेनेसेंस आया, रेनेसेंस के बाद आपका जो है साइंटिफिक टेम्परेंस जनरेट हुआ और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, और उसके बाद जो रिवॉल्यूशन ज़माने में हर जगह हुई, उन सब का जो चाइल्ड है वो चाइल्ड है सोशोलॉजी बेसिकली। तो ऐसा कहा जाता है कि सोशोलॉजी समटाइम्स कॉल्ड एज अ चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। द मेजर थ्री मेजर सोशल प्रोसेसेस डेवलप द इंटेलेक्चुअल आइडिया एंड मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट। तीन चीज़ें थी जिसने सोशल प्रोसेस को डेवलप किया और इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ और मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट उसका जो बना, वो क्या था जिसने इसको जो है सोशोलॉजी को एक डिसिप्लिन बना दिया। ठीक है। जो कि पहले सिर्फ एक नॉर्मल, जैसे सोसाइटी जो थी वो सबके लिए एक अपने आप में ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी। ठीक है। लेकिन इट वॉज नॉट अ सब्जेक्ट। ठीक है। इट वॉज नेवर अ सब्जेक्ट। तो इसको एक डिसिप्लिन के तौर पे लाना, एक सब्जेक्ट के तौर पे लाना, आई थिंक देर वॉज अ रीजंस बिहाइंड। व्हाट वाज द रीजन? उसके तीन मेजर प्रोसेस, सोशल प्रोसेस हैं जो डेवलप हुए इंटेलेक्चुअल, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ और मेटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। उसमें था एक था एज ऑफ रीजन, यूँ कह लो रेनेसेंस। एक हो गया इनलाइटनमेंट। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका जो देखेंगे दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि दुनिया में रिवॉल्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज हुआ, वो इसी वजह से हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी हुआ था। उससे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी हुआ था 1776 से लेकर 1783। लेकिन ये दोनों इतने लैमलाइट में नहीं आए, और ये जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है? कोई भी इवेंट इवेंट की वजह से पॉपुलर नहीं होता है। इवेंट के अंदर जो पर्सन है, जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर की वजह से जो है वो पॉपुलर होता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कौन है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड में जो कैरेक्टर है वो कौन है? दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ही इज। साइंटिफिक तो वही वाली बात है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी लोगों के बीच में ये बात रियलाइज़ की कि यार सोसाइटी के बारे में सोचना भी कितना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हमें सोसाइटी को सोसाइटी के एंगल से सोचना चाहिए, हमें ज़रूरत है ऐसे सोचने की। उसके बाद साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हालांकि दोनों साथ ही चले, बट हाँ मतलब कि ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो आपका 19 सेंचुरी के मतलब मिड 19 सेंचुरी में ही वो जो है सही मायने में हुआ। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है काफ़ी मतलब कि बेटर तरीके से जो है वर्ल्ड में आया। ठीक है। तो इन तीन चीज़ों की वजह से जो है आपका सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन बन पाया। ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो आइडियाज़ आए या मेटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट जो है क्या कहते हैं मतलब आया सोशोलॉजिस्ट के माइंड में, वो इसी इन तीन चीज़ों की वजह से आया। द मॉडर्न एरा इन यूरोप एंड द कंडीशंस ऑफ मॉडर्निटी। कह रहे हैं कि जो मॉडर्न एरा है यूरोप के अंदर एंड कंडीशंस है मॉडर्निटी का, जो मॉडर्न एरा जो यूरोप के अंदर आया और कंडीशंस ऑफ मॉडर्निटी जो आए, दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे वर वर ब्रॉट अबाउट बाय दीज थ्री मेजर प्रोसेस। तो ये इन तीन मेजर प्रोसेस की वजह से ही क्या कहते हैं आपका जो है ये मॉडर्न एरा या मॉडर्निटी के बारे में सोचना लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है। द आइडियाज ऑफ क्लासिकल थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमाइल डर्कहाइम अबाउट सोसाइटी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंडीशंस ऑफ थ्री प्रोसेस दैट हेल्प सोशोलॉजी टू इवॉल्व। ये सबसे मतलब ये कह लो कि सोशोलॉजी के सबसे बड़े थिंकर्स के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो कार्ल मार्क्स, वेबर, मैक्स वेबर और डर्कहाइम, एमल डर्कहाइम हो गए, अगस्ट कॉम्ट, ये सारे के सारे बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल जो है मतलब कि सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं। और इन तीनों को भी सोचने का मौका सोशोलॉजिस्ट को एज अ डिसिप्लिन एक सिस्टमेटिक वे में अगर मिला या लगा, तो इसका भी मेन रीज़न क्या था? यही तीन इवेंट, एज ऑफ इनलाइटनमेंट,
ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन 3 चीज़ों की वजह से इनको भी लगा कि हाँ यार, वी नीड टू थिंक अबाउट सोसाइटी नाउ, बिकॉज सोसाइटी जो है मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्निटी का मतलब क्या है, पहली बात तो समाज के बारे में सोचना, दूसरा मॉडर्निटी मतलब कि अब जो पुरानी कुरीतियाँ थी आप उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर थी वो चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है दैट इज़ व्हाट, कि अब हमें पीपल के कंसेंसस को फोकस करना है, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है कि एक इंडिविजुअल राजा जो सोचेगा वही पूरी जनता मानेगी, नहीं। अब डेमोक्रेटिक तरीके से चलना है, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, सेक्युलर सोसाइटी की तरफ हमें मूव करना है, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी की तरफ, या हम एक मतलब कि जो एक ऐसी विचारधारा जो सिर्फ एक धर्म को देखना चाहे, ऐसी विचारधारा नहीं, बल्कि जो धर्म से ऊपर मानवता को रखता हो, सबको मिलाकर जुलाकर चलता हो, और जो एक बेहतर समाज का निर्माण करता हो। लेकिन बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए पहले, और सोसाइटी को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, दैट वाज सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी जैसा सब्जेक्ट बनाना, उसको एक डिसिप्लिन के तौर पर लेके आना, ये सब कुछ हो पाया तो इन 3 चीज़ों की वजह से हो पाया। उसके बाद आप देखेंगे कि इमरजेंस ऑफ रेडिकली न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, इससे क्या हुआ कि रेडिकल एक नई थिंकिंग जो है जनरेट हुई, ठीक है ना, पूरे दुनिया के अंदर, मेड इट फेल्ट नेसेसरी टू डिस्प्लेस नेचर, जिन्होंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कहते हैं, मतलब कि जो है इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, एंड डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन दे हैड इन अर्लियर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। पहले वो ये सोचते थे कि भाई ये जो नेचर है ये डिस्प्लेस है, रिलीजन और क्या कहते हैं डिवाइन एक्ट ही जो है वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन इन लोगों ने इन्हें चैलेंज किया, और इन्होंने नेचर की जो इम्पीरिकल स्टडीज़ है वो स्टार्ट कर दी, और इम्पीरिकल स्टडीज़ के बाद इन लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और काफ़ी ऑब्जर्वेशन और उसके बेसिस पे मिलने वाले एविडेंस के आधार पे जो है काफ़ी सारे इन्होंने जो है डेवलपमेंटल, ये कह लो कि आपने काफ़ी सारे इनोवेशंस वाले काम इन्होंने किए, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी में एक चेंज आया। सबसे बड़ी बात तो सोचना स्टार्ट किया इन्होंने। इट हेल्प द इट हेल्प टू डेवलप एटीट्यूड्स ऑफ माइंड, इसने काफ़ी हेल्प किया, एटीट्यूड जो था वो माइंड का जो कि बहुत रिजिड था उसको फ्लेक्सिबल बनाया, उसको सोचने लायक बनाया, एंड देन दैट इज़ रेफर टू एज ए सेकुलर साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक, उसको क्या कहते हैं, मतलब जो है काफ़ी सेकुलर साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक बनाया, ठीक है ना, और सोचने लायक बनाया गया जो भी है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद क्या है कि द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू द बोथ द प्रोड्यूसर एंड यूजर ऑफ नॉलेज। इनलाइटमेंट, एज ऑफ इनलाइटमेंट की बात अगर हम करें तो ये क्या है, ये एबिलिटी टू थिंक है, किस तरह रैशनली अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ को, उसकी सोचने की एबिलिटी अगर आपके अंदर है, एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल, अगर क्रिटिकली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ ऑल नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट, तो ये अपने आप में जो है एक नोइंग सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ओनली पर्सन हु कुड थिंक एंड रीजन कुड बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, जो इंसान सोच सकता है, जो किसी चीज़ के पीछे तर्क लगा सकता है, जो रीजनिंग कर सकता है, वही इंसान क्या है, सही मायने में ह्यूमन बीइंग है, बाकी तो यू आर नॉट, यू आर एनिमल, ठीक है। फॉर रीज़न टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, जो रीज़न है टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, कह रहा है कि जो रीज़न है टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, इट वॉज नेसेसरी टू डिस्प्लेस नेचर, रिलीजन एंड डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रीजन टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड जो है, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम डिस्प्लेस करें नेचर को, और रिलीजन और जो है डिवाइन एक्ट्स जो है गॉड का, हम उस सेंट्रल पोजीशन से उसे वहाँ से हटाकर हम किसी और चीज़ को कंसर्न बनाए अपना। The age of enlightenment was made possible by and in turn helped to develop attitudes of mind, इसकी वजह से एटीट्यूड ऑफ माइंड काफ़ी डेवलप हुआ, ठीक है, एंड दैट वी रेफर टू टुडे एज सेक्युलर साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक, जिसकी वजह से हमने जो सेक्युलर साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक इसे हमने जो है कंसिडर करना स्टार्ट किया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, देखिए ये जो इनलाइटमेंट की बात हो गई, ठीक है, जैसे बात हो रही है तीनों के बारे में बात करेंगे, अगला हमारे पास जो है शायद इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड 1789 में स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, और अनाउंस जो है आपका जो अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को जो है उससे आना स्टार्ट हुआ। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मतलब क्या, कि पहली बात तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट हो और उसके ऊपर जो है उसकी सॉवरेनिटी हो, ठीक है। उसके बाद एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज अ नेशन स्टेट्स, ठीक है, नेशन स्टेट्स को बनाने की बात हुई। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स asserted द इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड क्वेश्चंस
the legitimacy of privileges inherited by birth. Declaration of Human Rights asserted the equality of all citizens and questioned the legitimacy of privilege inherited by the birth. तो कह रहा है कि जो है ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन हुआ, सिटीजन्स और क्या सिटीजन्स पे क्वेश्चंस क्रिएट हुए, लेजिटिमेसी ऑफ प्रिविलेज इनहेरिटेड बाय बर्थ. द पीजेंट्स मोस्ट ऑफ whom were serf tied to landed states owned by members of the aristocracy were freed of their bonds. तो कह रहा है कि जो पीजेंट्स है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि टाइट किया लैंडेड स्टेट्स ऑन बाय मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वर फ्रीड ऑफ देयर बॉन्ड्स. तो कुल मिला के जो है ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट था. काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने जो है इसको किया था और एरिस्टोक्रेट और नोबल्स के खिलाफ ये पूरा का पूरा जो है आपका जो है मतलब रिवॉल्ट था. और ख़ासकर वहाँ के क्लर्जी थे उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट राइज हुआ था. द न्यूमेरियस टैक्स पेड बाय फ्यूडल पीजेंट्स काफ़ी टैक्स पे करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स को और वो सारा का सारा कैंसिल किया गया. चर्च को भी जो दिया जाता था टाइद नाम का जो टैक्स दिया जाता था उसको भी ख़त्म करवाया गया. द स्टेट हैड टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द ऑटोनोमस इंडिविजुअल की जो ऑटोनोमस प्राइवेसी है उसको जो है सेव किया गया. और एंड क्या कहते हैं, इट्स लॉज कुड नॉट इंट्रूड अपॉन द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द पीपल. और इसके ऊपर जो है कोई लॉस जो है मतलब क्रिएट नहीं किया गया. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हुई. उसके बाद सेपरेशन वॉज बिल्ट बिटवीन द पब्लिक रियलम ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट रियलम ऑफ द हाउस होल्ड. काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सेपरेशन वॉज बिल्ट बिटवीन द पब्लिक रियलम जो ऑफ द स्टेट एंड प्राइवेट रियलम ऑफ द हाउस होल्ड. पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो है फ़र्क क्रिएट किया गया है. रिलीजन एंड द फैमिली बिकेम मोर प्राइवेट एंड एजुकेशन. रिलीजन को जो है वो स्टेट से सेपरेट कर दिया गया, उसको प्राइवेट पार्ट बना दिया गया. एजुकेशन बिकेम मोर पब्लिक. एजुकेशन को जो है बल्कि पब्लिक कर दिया गया जो पहले प्राइवेटली था. ठीक है. उसके बाद नेशन स्टेट इट सेल्फ वॉज ऑल्सो रीडिफाइंड. नेशन स्टेट की डेफिनेशन इन्होंने दोबारा डिफाइन की. सॉवरेनिटी जो है उसको क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया और एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाया, लेकिन ऐसा सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक हो. द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थे उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिसको पूरी दुनिया ने बाद में फॉलो किया और हमने भी अपने प्रिम्बल के अंदर जो है उसको ऐड ऑन किया हुआ है. उसको भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमने फ्रांस से ही लिया हुआ है. दैट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी. मतलब कि लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता और फर्टर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा. तो ये जो हमने जो बंधुत्व अपने साथ जो लिया हुआ है मतलब ये तीनों जो चीज़ें ली हुई है ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहती है कि हमें इसका ख्याल रखना है. और ये किसके होते हैं, इंडिविजुअल्स के होते हैं. और अगर ये ख्याल रखा जाएगा किसी इंडिविजुअल का तो यह एक हमारा अच्छा समाज बनेगा, हमारा एक बेटर सोसाइटी हमारी क्रिएट होगी. और वो सोसाइटी अगर अच्छी होगी, सोशल ग्रुप अच्छा होगा तो यकीनन जो है हमारा देश और अच्छा होगा. तो ये सब चीज़ें जो है इन इवेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि एस्पायर किया सोशोलॉजिस्ट को कि वो सोशोलॉजी को एक डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ें और उसको लिखें और उसके बाद उसे पढ़ाए और बच्चों और सबको ये बताए कि सोसाइटी को समझने के लिए सोशोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कितना इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है. लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड डाउन न्यूमेरियस कंडीशन दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. खासकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो सबसे कहते हैं कि ताबूत पे आखिरी कील का काम किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने. क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सही मायने में जो है मतलब कि एक सही जो कहते हैं कि सिचुएशन क्रिएट हुई, एक सर्कमस्टेंस बना जिसकी वजह से सोशोलॉजी वाकई में डिसिप्लिन की तरह अब नेसेसिटी बन गई. वो नेसेसिटी बन गया कि हाँ भाई वाकई में अर्लियर इट वॉज द मैटर ऑफ रैशनैलिटी बट लेटर ऑन इट बिकेम द मैटर ऑफ नेसेसिटी कि भाई वाकई में हमें जो है इसको लेकर चलना पड़ेगा. सोशोलॉजिकल थॉट वॉज कंसर्न विद द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. कह रहा है कि सोशोलॉजिकल थॉट वॉज कंसर्न विद द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी द फाउंडेशंस ऑफ विच वॉज लेट डाउन बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. कह रहा है कि सोशोलॉजिकल थॉट वॉज कंसर्न विद द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ये जो सोशोलॉजिकल थॉट है ये कंसर्न है किसके साथ, साइंटिफिक एनालिसिस जो डेवलपमेंट के लिए किया गया इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर, द फाउंडेशन ऑफ विच वॉज लेड डाउन बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो ये जो सोशोलॉजिकल थॉट था साइंटिफिक एनालिसिस का डेवलपमेंट को लेकर, ये जो है बेसिकली लेट डाउन किया गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा. Scientific discussion about trends in social behavior became possible with evolution of new phenomena such as large scale organizations of market labels. तो
पहले की सोसाइटी अलग थी, बाद की सोसाइटी अलग हो गई, और उन सोसाइटी की नीड अलग हो गई, और नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है। तो ये जो इन्वेंशन करना था उसके लिए नीड को समझना था, और नीड को समझने जब हम निकले थे तो हमने सोसाइटी को देखा, और सोसाइटी में हमने जब चेंज को देखा तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये चेंज को समझने के लिए कभी कभी सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सोशोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, या इसको एक लॉजी मतलब स्टडीज़ की बात होती है। लॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड जो किसी को डिस्क्राइब करने के ऊपर है। जब आप सोसाइटी, जैसे सोशियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, और सोशियो का मतलब क्या है, सोसाइटी को। तो जब सोसाइटी को आप डिस्क्राइब करते हैं तो वो सोशियोलॉजी बन जाता है। तो एक ऐसा डिसिप्लिन जो सोसाइटी को डिस्क्राइब करे वो हमें लाने की ज़रूरत थी, और ऐसा जो काम हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो वो था वो इंटायरली बेस्ड था किसके ऊपर, जो हमारे साइंटिफिक एनालिसिस थे, जो डेवलपमेंट के लिए जो हमारे इन्वेंशंस थे उस पर टोटली बेस्ड थे। ठीक है ना, जिससे कि लार्ज स्केल मार्केट्स को कैसे ऑपरेट किया जाए, इतने सारे लेबर से काम कैसे करवाया जाए। चेंज इन द प्रोडक्शंस प्रोसेस ड्यू टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देखो वही वाली बात है, चेंजेस काफ़ी सारे आए प्रोडक्शंस में, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ड्यू टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी चेंज आया। ठीक है। मेजर चेंजेस इन सोशल लाइफ इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, और उसको जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स थे उनके लाइफ में, उनके सेटलमेंट में भी काफ़ी चेंज आया। हजार्डस सर्कमस्टेंस ऑफ वर्किंग, काफ़ी सारे हजार्डस सर्कमस्टेंस जो वर्किंग के थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी अनइक्वल पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है चेंज देखने को मिला सोशल लाइफ में। और दिस डिमांडेड न्यू फॉर्म ऑफ नॉलेज टू बी जनरेटेड टू रिफ्लेक्ट ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। ये डिमांड कर रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें आए जो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे और इस सोशल प्रॉब्लम से निजात हमें दिलाए। सोशोलॉजिकल थियोरीज आर द रिजल्ट ऑफ द सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट सोसाइटी। जब कोई चीज़ हुई और उसका हम पे जो रिफ्लेक्शन हुआ, उस रिफ्लेक्शन का जो रिजल्ट है वही बेसिकली सोशोलॉजिकल थ्योरीज है अपने आप में। सोशोलॉजिकल थ्योरीज का ग्राउंड जो है मतलब बर्थ का, वो यही है कि आपका सोशल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसी वजह से हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो ग्राउंड बने जहाँ पर लेबर्स बाहर निकले, लार्ज स्केल मार्केट्स बनी, और मार्केट्स के बनने की वजह से, लेबर्स के आने की वजह से जो वहाँ पर जो एक हजार्डस काइंड ऑफ यू विल से जो आपका मतलब है जो सर्कमस्टेंस बना, जो वहाँ पे जो सेटलमेंट्स को प्रॉब्लम हुई, उन प्रॉब्लम्स की वजह से लगा कि सोसाइटी को भी हमें 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 जो है कंसिड्रेशन में लेना पड़ेगा। हम बिना सोसाइटी को स्टडी किए बिना जो है हम एक अच्छे समाज मतलब हम एक अच्छे देश को नहीं वो बना सकते, बना अच्छा देश नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक है। और ये देखो एक बात ध्यान रखना, ये सब चीज़ें कौन सोचता है, ये सब चीज़ें सोचते हैं जो बड़ा सोचते हैं, जिसको अपनी फैमिली अपने अपने आप को अपनी फैमिली तक जिसकी सीमित थिंकिंग है, वो थिंकिंग गलत नहीं है, थिंकिंग गलत नहीं है। देखिए वही वाली बात है, गुड और वेरी गुड में दोनों में से कुछ गलत नहीं है, लेकिन वी ऑलवेज एक्सपेक्ट वेरी गुड। तो वही वाली बात है, जो अच्छा सोचने वाले या बड़ा सोचने वाले जो लोग हैं ना, वो कौन से लोग होते हैं, जो देश दुनिया इन सब की सोचते हैं। ठीक है, जो उसको बदलने का मादा रखते हैं। और ये लोग सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए, सब बातें कौन सोच रहे हैं, ये सब बातें सोच रहे हैं वो प्रोफेसर्स, वो बड़े जो ज्ञानी लोग हैं उस ज़माने के, वो सोच रहे हैं कि यार ये ज़माना कैसे चलेगा यार, इस तरह से जो प्रॉब्लम रही तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाले लोग कौन थे, सोचने वाले लोग यही लोग थे भाई साहब, इन्हीं लोगों ने सोचा। और इसमें सबसे पहला नाम जो अगर दूंगा मैं, वन ऑफ द फेवरेट वन ऑफ माइंड, दैट इज़ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज़ अ वेरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, आई एम टेलिंग यू। कभी दिल करे तो कार्ल मार्क्स को उठा के पढ़ना। मतलब ऐसा लड़का था ये ज़िंदगी में कि जिसने मतलब कहते हैं ना कि बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल, या यूँ कह लो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ टाइप का लड़का, और उसने जो बाद में जो मतलब इसकी सीरियसनेस जब डेवलप हुई उसके बाद जो ये चेंज हुआ इसके अंदर, वो मतलब गजब ही क्रांति कर दी। दुनिया को दो फार में बांटने वाला, दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला इंसान है कार्ल मार्क्स। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ अ मैन ऑफ अ वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग, कार्ल मार्क्स। 1818 में इनका जन्म हुआ और 1883 में जो है इनकी डेथ होती है। 1818 से लेकर 83 का ये वो दौर है जिसके अंदर जर्मनी के अंदर जर्मन यूनिफिकेशन का नारा जो है बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स का पीरियड वो पीरियड है जिसके बाद, जिस वक्त दुनिया में बवाल चल रहा था, और जिसके बाद दुनिया में बवाल चला, और जिससे पहले दुनिया में बवाल हुआ था। मतलब कुल मिला के ये तीनों के तीनों पीरियड जो थे, मतलब इसका टाइम, कार्ल मार्क्स का टाइम, और कार्ल मार्क्स के बाद का, और कार्ल मार्क्स से पहले का, तीनों टाइम जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका समझ लो एक ऐसा टाइम था कि जो दुनिया में मतलब कि समझ लो भूचाल का टाइम था। ठीक है। अब
देखोगे क्योंकि कार्ल मार्क्स से पहले जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, and during Karl Marx the German unification and the Italy unification and the I will say a part of it I will say India you know in India Britain's I will say the domination had been enhanced। और अगर इसके बाद देखेंगे तो फिर तो वही बात में तो बवाल ही बवाल है, चाहे अगर आप उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के पीछे सबसे बड़ा रीजन, मेजर रीजन जो है वो आइडियोलॉजिकल जो रीजन जो है वो कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है ना। क्योंकि लड़ाई ही वो जो थी दो ठेकेदारों के बीच में थी, और उसमें एक ठेकेदार जो है वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब कि भाई कैपिटलिज्म, और एक तरफ जो है सोशलिज्म। और सोशलिज्म के जो बड़े जन्मदाता हैं वो कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। तो बॉर्न इन जर्मनी, ही इज़ द मैन हु बॉर्न इन जर्मनी, जर्मनी के रहने वाले थे, एंड वर्किंग करते थे आई थिंक मुझे जर्मनी में बर्लिन में ही थे जहाँ तक आइडिया लग रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने काम किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। अच्छा, इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी किताबें हैं, मैं आगे चल के पढ़ूंगा इसके बारे में। इनकी सबसे फेमस बुक्स में से जो है वो है आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। इन्होंने अपने फ्रेंड एंजल्स के साथ, इनका एक फ्रेंड था बहुत मतलब फेमस है ये भी, एंजल्स, ये भी बहुत बड़ा फिलोसोफर था, इसने बड़ा इंस्पायर किया था कार्ल मार्क्स को। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसको लिखा इन दोनों ने मिलकर। कम्युनिस्ट क्या होते हैं, आइडियोलॉजी क्या होती है इनकी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। और 18th उसका इन्होंने लिखा 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। 1852 में इन्होंने एक लुइस बोनापार्ट के नाम से जो है 18th ब्रूमायर नाम की बुक लिखी, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी 1859 की एक बुक है। ये भी बहुत ही काफ़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है इम्फेसिस किया था इस बुक के अंदर। उसके बाद दास कैपिटल, दास कैपिटल 1867 में लिखी हुई बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो 1852, 1859 और 1867 कौन सी बुक है ये? पहली बुक है जिसका नाम है क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दूसरी बुक है जिसका नाम है 18th, क्या है, 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ठीक है ना, 1852 की बुक है। और द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, a contribution to the critique of the political economy is 1859 book। और दास कैपिटल 1867 में लिखी है दास कैपिटल, तो ये भी बहुत फेमस बुक है इनकी। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द ह्यूमन सोसाइटी हैड प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। उन्होंने कहा कि हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो ये डेवलप हुआ है वो कैसे हुआ है। जैसे जैसे तुम्हारा जो है चार्ल्स जो डार्विन है, डार्विन कहते हैं चार्ल्स डार्विन, हाँ डार्विन कहते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी 1859 में 24 नवंबर 1859 में, जिसका नाम था आपका ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके अंदर जो 1250 पन्ने की बुक बताई जाती है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो शुरुआत है वो एप्स से हुई है, प्रीपेड से हुई है। प्रीपेड मतलब कि आपका जो लंगूर से हुई है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो ऐसा उनका कहना है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं नो, जो ह्यूमन सोसाइटी जो इवॉल्व हुई है वो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म में थी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब क्या बताते हैं कि जहाँ पर चारों तरफ फूड अवेलेबल थे, और वो सारे के सारे फूड्स या लैंड्स, इन सब चीज़ों के लिए कोई लड़ाई नहीं थी, लोग आपस में मिलके रहते थे, जिसको जो खाने का मन करता था वो खाते थे, रहते थे साथ में। तो पहले की सोसाइटी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो कम्युनिज्म बेस्ड थी, जब सोसाइटी एक दूसरे के साथ में कोई मतलब लड़ाई में नहीं थी, और सबको इक्वल राइट्स थे, सब कुछ इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर करते थे चीज़ें, और इक्वली सबके पास राइट होता था उन चीज़ों के ऊपर। बाद में क्या हो गया, बाद में जो है किसी एक ने जो है कुछ रिसोर्सेज को अपने पास रखना शुरू कर दिया, मतलब कि उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कन्वर्ट मतलब एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के रखने की वजह से क्या हो गया, दूसरा इंसान जिसको ज़रूरत थी, जैसे मान लो कि किसी ने बहुत सारा फूड जो है फ्रूट्स जो है अपने पास रख लिए, और दूसरा किसी इंसान जो है उसको फ्रूट्स खाने का मन है या भूख लग रही है, और वो जा नहीं सकता जंगल के दूसरे पार्ट में, क्योंकि या तो वहाँ पे कोई जानवर बहुत बड़ा आ रखा है, या यूँ कह लो कि बारिश आ रही है बहुत टाइम से, ठीक है, और बारिश के इस कंडीशन में वो वहाँ से जा नहीं पा रहा, ठीक है। तो एक तो ये, अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार प्लीज़ आपके पास जो ये एक्स्ट्रा पड़े हुए यार मुझे दे दो। वो बोलेगा मैं क्यों दूँ, मैंने तो बड़ा एफर्ट करके इसे इकट्ठा किया है, मैं नहीं दूंगा अपने पास से। अब उसके चक्कर में क्या करेगा, वो कहेगा कि प्लीज़ यार दे दो यार, ठीक है, मैं तुम्हारे क्या कहते हैं मतलब जो है तुम्हारे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो बोलेगा सारे काम करो, बोला जी पक्का मैं सारे काम कर दूंगा आपके। तो उसने क्या कर दिया, उसे अपना स्लाव बना लिया, ठीक है। तो
कार्ल मार्क्स का ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊं, कार्ल मार्क्स के पूरे थ्योरी के अंदर जो है उनके सबसे सेंटर में अगर कोई चीज़ है ना तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को इतना कंसर्न देते हैं ना, वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे देश के दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स। हालांकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतनी ज़्यादा रियलिस्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इसीलिए कार्ल मार्क्स को बहुत से लोग यूटोपियन कहते हैं, आइडियलिस्टिक कहते हैं। कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो थी वो काफ़ी आइडियलिस्टिक थी, काफ़ी यूटोपियन थी, जिसमें मतलब कहते हैं ना कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड था कि ऐसा दुनिया हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो लेनिन हो, स्टालिन हो, चाहे माओ जेडोंग हो, कोई उनकी आइडियाज़ को जो है ग्राउंड पर रियलिटी में नहीं ला पाया। इसी वजह से उन्होंने अपने अलग अलग आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कर दिए, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, उसके बाद जो है आपका माओ तो क्या कहते हैं, माओइज्म क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दैट इज़ ऑल की मतलब कोई भी मतलब इस बात को लेकर एग्रीड नहीं है कि वो मतलब कि कोई नहीं कर पाया इम्प्लीमेंट, बट जो बात उन्होंने कही थी वो कही बड़ी प्यारी थी। तो इसको हम समझेंगे ध्यान से। तो उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में प्रिमिटिव कम्युनिज्म हुआ करता था, बाद में क्या हुआ, किसी के पास मतलब किसी ने पहले रिसोर्सेज सबके पास एक जैसे होते थे, कोई जिसको जो मन करता था वो वहाँ से उठाकर वो खा लेता था, कहीं पे भी कहीं सो लिया, कहीं पर रह लिया, इस तरह की चीज़ें होती थी। बाद में क्या हो गया, बाद में किसी एक ने कुछ फूड अपने पास इकट्ठा करके रख लिए, मतलब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रख ली, और जब उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सामने वाले ने मांगा तो उसने क्या किया, उसने उसके आगे कंडीशन रख दी स्लावरी की। तो उसने स्लावरी की कंडीशन रख दी, या सामने वाला खुद ही स्लाव बन गया मान लीजिए उस रिसोर्स की वजह से, तो इससे स्लावरी स्टार्ट हो गई। बाद में स्लावरी के अंदर स्लावरी का फॉर्म तो हमेशा कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन उसके अंदर जो जिस वजह से स्लावरी हो रही थी, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता था वो ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता चला गया। जैसे कई बार लैंड लैंड जिसके पास ज़्यादा है, अब किसी के पास लैंड नहीं है तो वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, और एग्रीकल्चर नहीं कर सकता तो उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं खा सकता और फिर मर जाएगा। तो ऐसे में क्या करेगा, वो चाहेगा कि मुझे यार किसी तरीके से मुझे कल्टीवेशन का मौका मिले। तो कल्टीवेशन का मौका करने के लिए वो क्या बन जाते हैं, वो सर्फ बन जाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो है वो लोग क्या कर लेते हैं, सर्फ बन जाते हैं, और वो लोग जो है जिसके पास ज़मीन होती है, फ्यूडल जो लॉर्ड्स होते हैं, उनके यहाँ पे काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी से फ्यूडलिज्म की सोसाइटी, सामंतवाद जो है दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गया। और ये भी सामंतवाद के पास क्या है, उसके पास अपने लैंड्स हैं, मतलब उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर क्या है, अब इसी चीज़ को बाद में देखा कि भाई जब देखा कि भाई बहुत सारा क्या कहते हैं, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास सामान बहुत सारा है, मतलब सामान हमें बहुत प्रोवाइड करना है और हम सामान दे देंगे तो हमें बहुत सारा पैसा रिवेन्यू के तौर पे मिल जाएगा। तो यही फ्यूडल लॉर्ड्स लोगों ने कहा कि ज़मीनों को बेचो या ज़मीनों को यूज़ करो फैक्ट्रीज लगाने में, इंडस्ट्री लगाने में, और हम सामान बनाएंगे और उन्हीं सामान को बेचेंगे मार्केट में, वहाँ से पैसा जनरेट करेंगे। तो वो हो गया कैपिटलिज्म। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लावरी, फिर फ्यूडलिज्म, और फिर आपका कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट ही जो है वो दुनिया के अंदर आज राज कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर से सही बताया उन्होंने। अब यही चीज़ें जो है बाद में जो है आधार बनी फ्रेंच, मतलब कि जो रसिया के अंदर रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा, जो वर्कर का रिवॉल्यूशन, जो वर्कर को लैमलाइट में जो रिवॉल्यूशन लेके आया वो रसिया का रिवॉल्यूशन था। इसलिए रसिया का रिवॉल्यूशन थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के मजदूरों को जिसने जगा दिया वो था ये रसिया का रिवॉल्यूशन। लेकिन कहते हैं कि एक मसला हो गया था कि कार्ल मार्क्स से एक बार जर्मनी में मजदूरों ने पूछा कि हम लोगों को इतना एक्सप्लॉइट क्यों किया जाता है, हमें इतना, हमारा इतना शोषण क्यों होता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपके पास क्योंकि पावर नहीं है इसलिए आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है। यू आर डेस्टिन टू बी एक्सप्लॉइटेड बिकॉज दैट यू डू नॉट हैव पावर। उसने बोला कि हमारे पास पावर क्यों नहीं है, वर्कर्स बोले हमारे पास पावर क्यों नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा क्योंकि तुम्हारे पास इसलिए पावर नहीं है, कहा कि सेक्शन इन द सोसाइटी हु कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली इज द रूलिंग क्लास। एंड रूलिंग क्लास जो है वो पॉलिसी अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट की बनाता है, और जब वो अपने इंटरेस्ट की बनाएगा तो वो तुम्हारे इंटरेस्ट की क्यों सोचेगा। तो इसी वजह से क्या है कि वो अपने बेनिफिट के हिसाब से चीज़ें सोचता है और उसमें तुम्हारा एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये जो है पावर कैसे आएगी, हमारे पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कैसे आएगा, हम लोग कैसे कैसे हम इसको एक्वायर करेंगे। तो उसने बोला कि वेरी सिंपल, दुनिया में 100 में से कितने लोग कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने 5, बाकी 95 वर्कर्स हैं। तो गेट यूनाइट एंड टेक द पॉलिटिकल पावर इन योर हैंड। और जैसी पॉलिटिकल पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देना। फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी कंट्री में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट के पास होगी।
और उस दिन क्या करना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसको इक्वली डिवाइड कर देना लोगों में। तो उस दिन से जो है एंड हो जाएगा तुम्हारे सफरिंग का, दैट डे विल बी द एंड ऑफ योर सफरिंग। इस तरीके से जो है तुम मतलब अपने आप को डेवलप कर लोगे। लेकिन एक बात बताओ, अभी मैं आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं पर्सनली कुछ बात आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कार्ल मार्क्स ने जो ये बात कही थी इक्वालिटी की, क्या इक्वालिटी कैन बी पॉसिबल? क्या वाकई, मैं भी बहुत स्टडी करता हूँ इस चीज़ को कि क्या इक्वालिटी पॉसिबल है? अब मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर 100 लोग काम करते हैं। 100 लोगों को मैं कहता हूँ कि हर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, सबका काम भी एक जैसा है, कस्टमर को फ़ोन करना है और उनसे बस इतना पूछना है कि हमारा जो प्रोडक्ट आपने लिया हुआ है वो आपको सर्विस अच्छी दे रहा है या नहीं दे रहा है, बस इतना सा काम है, मतलब सबका काम सेम है। और 1 लाख रुपए, एक ही तरह के आवर्स हैं, 8 घंटे सबको काम करने, 1 लाख रुपए सैलरी, एक ही तरह का काम है, ना आपको इससे एक पैसा फालतू मिलेगा ना कम मिलेगा। तो क्या वो लोग कभी एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि उनको पता है कि मैं कितना भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लूँ मुझे 1 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि भैया वो लोग जो हैं एक दूसरे को कभी क्या कॉम्पीट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई सामने वाले का कौन सा ज़्यादा हो रहा है, अगर मेरा ज़्यादा नहीं हो रहा तो जब कंपटीशन उनके बीच में नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ग्रो नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, नए तरह के आइडियाज़ नहीं लाएंगे, डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, नए इनोवेशंस नहीं करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो जब इक्वालिटी, अगर देखो सब में इक्वल है, कोई मतलब असमानता नहीं, सब में समानता है, तो इक्वालिटी और कंपटीशन दोनों जो है एक तराजू में नहीं तोले जा सकते इक्वल। ठीक है, अगर आप कंपटीशन को करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, वरना ग्रोथ नहीं आएगी सोसाइटी में, और अगर ग्रोथ लाना है तो फिर आप इक्वालिटी नहीं लेके आ सकते। स्कूल के अंदर भाई ये चीज़ें क्यों करते हैं कि क्लास में ये बच्चा फर्स्ट आया या सेकंड आया? क्योंकि कंपटीशन आपस में हो और लोग बच्चे एफर्ट करें ग्रोथ करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए। तो अगर आप इक्वालिटी ले आएंगे तो ये ग्रोथ सिस्टम तो ख़त्म हो जाएगा। और क्या ये पॉसिबल है कि वाकई में लोग जो है मतलब कि आप सब कुछ अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है सरेंडर कर दे स्टेट को, और स्टेट को बोल दे कि सर आप अपना अपने पास रखो, हम लोग जो है क्या कहते हैं मतलब कि अब चाहते हैं कि स्टेट हाँ सबको बराबर बांटे, सबको बांटना कोई चाहेगा नहीं। आप इसलिए इस बात को एग्री कर लेंगे कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, हो सकता है आपके पास इतनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो या आप उतने धनी ना हो, तो आप इस बात को कहेंगे ना ना बहुत सही पॉलिसी है। लेकिन आप एक अमीर होकर सोचिए, अमीर के हिसाब से सोचिए, आप एथनोसेंट्रिक आइडियोलॉजी के हिसाब से सोचिए, आप एथनोसेंट्रिक होकर सोचिए, आप सॉरी एथनोसेंट्रिक होकर मत सोचिए, आप कॉस्मोपॉलिटन होकर सोचने की कोशिश कीजिए। क्या ये पॉसिबल है? सो दिस इज़ व्हाट द कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा सा इस पॉलिसी को लेकर, उनकी जो दुनिया थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अब यहाँ पे एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये एक यूटोपियन वर्ल्ड है। उसके बाद ह्यूमंस वो कहते थे, उनके बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म वॉज द लेटेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन एडवांसमेंट बट मार्क्स बिलीव्ड दैट इट वुड गिव वे टू सोशलिज्म। अच्छा, कैपिटलिज्म के बाद मार्क्स रुके नहीं, मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म आएगा दुनिया में, कैपिटलिज्म के बाद जो है वो बहुत एक्सप्लॉइट करेगा वर्कर्स को, सबको, और उसके बाद क्या करेगा, वर्कर्स वो हथियार उठा लेगा या आंदोलन की का रास्ता चुन लेगा, और उसके बाद वो सारे की सारी चीज़ें छीन लेगा कैपिटलिस्ट क्लास से। और उसके बाद क्या करेगा, उसको छीनने के बाद जो है कैपिटलिस्ट से जो है वर्कर छीनने के बाद उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा स्टेट को देकर, ये करेगा। ये हुआ था, वाकई में हुआ भी ऐसा, जो कार्ल मार्क्स ने कहा वो सारी बातें ठीक थी, हुआ भी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब कैपिटलिस्ट पूरी दुनिया में हावी है, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक दिन ऐसा फिर आएगा कि कैपिटलिस्ट के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या आपका जो है सोशलिज्म की तरफ हम मूव करेंगे, और फिर जो है सोशलिज्म जो है फिर दोबारा हावी हो जाएगा। हम देखते हैं वो कब होगा। Capitalist society was marked by an ever-intensifying process of alienation operating at several levels. इसको कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जो है हमेशा इंटेंसिफाई किया जाता है, इसको मार्क किया जाता है कि ये प्रोसेस है एलिनेशन के। एलिनेशन क्या है? एलिनेशन का मतलब होता है कि जैसे अपने आप को अलग कर लेना, कैपिटलिस्ट अलग हैं और बाकी सबको अलग कर लिया इन्होंने, ठीक है। ह्यूमन्स आर मोर एलिएनेटेड फ्रॉम नेचर देन एवर बिफोर। आज की डेट में ह्यूमंस को काफ़ी एलिनिएट कर दिया गया है, ह्यूमंस को जो है काफ़ी मतलब कि एलिनिएट कर दिया गया है नेचर से, ऐसा जो है कहना है सोशलिज्म के अंदर। वर्कर्स डू नॉट ऑन द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। वर्कर्स जो है, वर्कर्स जो आपका है हाँ,
व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वर्कर्स डू नॉट ओन द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। तो कह रहे हैं कि वर्कर्स जो हैं वो उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते जो वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के यही वाली बात है कि जैसे अगर कोई टाटा मोटर बनाता है या मतलब कि कोई अगर बाइक बनाता है तो वो बाइक खुद नहीं ले सकता, उसको खुद मार्केट में जाके उसे खरीदना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। या हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसे डिस्काउंट मिल जाए, बट अदरवाइज यू विल फाइंड आउट कि उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो जिस चीज़ को वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसे वो खुद नहीं खरीद सकता फ्री में। दिस इज़ द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कह रहे हैं वर्कर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द वर्क प्रोसेस इटसेल्फ। वर्क प्रोसेस में मजदूरों को जो है मालिक सिर्फ इतनी ही तनख्वाह देता है कि वो अपना गुजारा कर सके, इतना नहीं कि वो एक नई फैक्ट्री खड़ी करके हमारे सामने खड़ा हो जाए, समझ रहे हो। तो ये भी चीज़ कैपिटलिस्ट की नेचर है। इसकी वजह से क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो उस पर्टिकुलर एसेट्स या यूँ कह लो वेल्थ या रिसोर्सेज या नेचर का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोई उठा रहा है तो वो कैपिटलिस्ट वाले ही उठा रहे हैं, और हमसे चंद रुपए देकर हमसे सारा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें जो है नेचर से काफ़ी एलियनेट कर दिया गया है, किसके द्वारा, कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर, और साथ में ह्यूमन बींग एक दूसरे से भी काफ़ी एलियनेट हो गया है। किसी जैसे वही वाली बात है, अगर मेरा परिवार जो है वो जैसे मान लो कि बिहार में गांव में है, और वो वहाँ से जो है मैं उनसे, अब मैं ऐसा है कि भाई मुझे अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी कैपिटलिस्ट वालों ने जो है यहीं खोला हुआ है दिल्ली में, सपोज मानते हैं, ठीक है, और मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार से अलग हो गया। तो ह्यूमंस के बीच में भी काफ़ी एलिनिएटेड सिचुएशन क्रिएट कर दी है कैपिटलिज्म ने, ठीक है। जबकि पहले खेती होती थी तो सारा परिवार इन्वॉल्व रहता था एक ही जगह पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस टाइम भी लोग खुश रहते थे, लोगों के अपने अलग अलग कंसर्न होते थे, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन थी लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर। बट अब वो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं लूज हो रही है, वही एलियनेशन का एक पार्ट कह सकते हैं आप। ह्यूमन बींग्स आर बोथ more free but also more alienated and less in control of their lives than before। कह रहे ह्यूमन बींग्स आर बोथ more free but also alienated and less in control of their lives than before। ह्यूमन बींग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री है, ठीक है ना, बट ऑल्सो मोर एलियनेटेड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलियनेटेड भी है, लेस इन कंट्रोल ऑफ देयर लिव्स देन बिफोर। अपने जो लिविंग्स में वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल में है जैसे पहले थे। मार्क्स बिलीव्ड दैट कैपिटलिज्म वॉज नेवरथलेस, मार्क्स बिलीव करते हैं, मार्क्स बिलीव्ड दैट, मार्क्स का बिलीव है कि कैपिटलिज्म वॉज नेवरथलेस अ नेसेसरी एंड प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मार्क्स बिलीव करते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो नेवरथलेस अ नेसेसरी एंड प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिकॉज इट क्रिएटेड द प्री कंडीशंस ऑफ फॉर एन एगैलिटेरियन फ्यूचर फ्री फ्रॉम बोथ एक्सप्लोटेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया मार्क्स ने बिलीव किया कि कैपिटलिज्म जो है वो क्या कहते हैं मतलब एक क्या कहते आपका जो है कभी भी क्या कहते हैं मतलब नेसेसिटी नहीं थी, ये प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो है एंड प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएटेड द प्री कंडीशन फॉर इनइक्वालिटी बोथ एक्सप्लोटेशन पॉवर्टी। मार्क्स आइडिया ऑफ इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। चलो ये समझ में नहीं आया, आगे देखते हैं, अभी करते हैं। मार्क्स का जो आइडिया है इकोनॉमी का वो पूरी तरह से बेस्ड है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि मार्क्स का आइडिया जो है वो इकोनॉमी मतलब मार्क्स आइडियाज ऑफ इकोनॉमी जो है वो बेस्ड है किस चीज़ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो बेस्ड है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि आप प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, ये इस पे बेस्ड है मतलब कि कार्ल मार्क्स का आइडिया। पहली बात तो ये भी है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सैलावरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म वर आल्सो मोड ऑफ प्रोडक्शन। पहले के टाइम में क्या होता था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से हमें प्रोडक्शन होता था, बाद में स्लावरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, तो इनका ये मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता चला गया। लोगों के मतलब जो सामान को प्रोड्यूस करने का वो जो तरीका था वो बदल गया लोगों का, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी। मार्क्स प्लेस्ड ग्रेट इम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। मार्क्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंटली जो है इम्फेसिस किया किसके ऊपर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एंड प्रोसेस के ऊपर, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोशल सिस्टम थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। कहते हैं कि मार्क्स ने प्लेस किया ग्रेट इम्फेसिस किसके ऊपर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, एंड प्रोसेस के ऊपर। स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं प्रोसेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और प्रोसेस के ऊपर मार्क्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस मतलब प्लेस किया है। इन्होंने कहा बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दे फॉर्म्ड द फाउंडेशंस ऑफ एवरी सोशल सिस्टम थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। इन्होंने कहा कि मार्क्स ने प्लेस किया है इम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दे फॉर्म्ड, इन्होंने काफ़ी फॉर्म किया हुआ है फाउंडेशंस ऑफ एवरी
सोशल सिस्टम, जितने भी सोशल सिस्टम है ह्यूमन हिस्ट्री के थ्रू आउट में, उन सबका क्या किया हुआ है, फाउंडेशन क्या कहते हैं, मतलब जो है बना कर दिया है वो है सोशल सिस्टम का, सोशल सिस्टम। ठीक है, ओके। तो कई बार लगे कि सोशल सिस्टम का फाउंडेशन जो है वो कौन बनाता है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और प्रोसेस ही बनाता है, ये कहना है। मार्क्स आर्ग्यूड दैट वी कैन चेंज सोसाइटी इन फ्यूचर थ्रू क्लास स्ट्रगल। अगर क्लास स्ट्रगल होगा तो हम सोसाइटी को आगे चल के हम बदल सकते हैं, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं हमारे मार्क्स। ठीक है, क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू सोशल ग्रुप वाज विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। Most important method of classifying people into social groups was the reference to the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्या कहते हैं, मतलब क्लास के क्या कहते हैं, मतलब कि क्लास को जो है क्लासीफाई करने का, क्लासीफाई करना पीपल को जो है वो सोशल ग्रुप में, वो जो है क्या कहते हैं, रेफरेंस टू प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसा है, किस प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, वो उसकी क्लास को बताता है। ही आर्ग्यूड दैट द पीपल हु ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन द सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस विल इवेंचुअली फॉर्म अ क्लास। जो ये कहते हैं कि हु ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन द सोशल प्रोडक्शन विल इवेंचुअली फॉर्म अ क्लास। जो क्या कहते हैं सेम पोजीशन पे रहेंगे लंबे समय तक उसी पे, तो वो जो है क्लास फॉर्म कर देंगे। दे शेयर द सेम इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, और इसी तरह का शेयर करेंगे इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव और भी लोग, तो वो सारे के सारे उस क्लास के अंदर आ जाएंगे। क्लासेस आर फॉर्म्ड थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस। क्लास जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस से जो है मतलब फॉर्म किया जाता है। एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज, जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। कह रहे हैं कि एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज होगा, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस विच रिजल्ट इन स्ट्रगल्स। कह रहा है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे चेंज होगा, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा डिफरेंट क्लास के बीच में। जैसे कि कैपिटलिज्म आ गया, पहले फ्यूडलिज्म था, उससे पहले स्लावरी था, स्लावरी से पहले जो है आपका जो है क्या कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। तो ये जैसे जैसे बदलता चले जाएगा वैसे वैसे क्लास में स्ट्रगल होना स्टार्ट हो जाएगा। ही बिलीव्ड दैट क्लास स्ट्रगल वाज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। इन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल जो है वो सबसे मेजर ड्राइविंग फोर्स है सोसाइटी में चेंज लाने का। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये जो हिस्ट्री है क्या कहते हैं, मतलब कि सोसाइटी की जो ना वो हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो कॉट की बात आ रही है तो दो चार कॉट और देख लेते हैं, जैसे मैं बार बार कॉट्स रिपीट कर रहा हूँ। सोशोलॉजी इज द मल्टी पैराडाइगमेटिक साइंस हैविंग several point of view, having several point of view। तो क्या है सोशोलॉजी जो है वो क्या कहते हैं मल्टी सोशोलॉजी इज मल्टी पैराडाइगमेटिक साइंस है, मल्टी पैराडाइगमेटिक साइंस है, मल्टी पैराडाइगमेटिक साइंस है, मल्टी पैराडाइगमेटिक साइंस है, मल्टी पैराडाइगमेटिक साइंस है। having several point of view, objectivity is very difficult, objectivity is very difficult इन सोशोलॉजी। पहला ये जॉन सिली का एक स्टेटमेंट था कि हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड द सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। ये वाला ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजी को लेकर कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द माइंड ऑफ अ प्रोसेस, सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। और एक और आपके पास अब इसके बाद जो है एक और हमारे पास जो है क्या कहते हैं कॉट आ गया है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू, the history of all hitherto, 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 the history of all hitherto existing, the history of all hitherto existing societies, the history of all hitherto existing societies is the history of is the history of is the history of is the history of class struggle, is the history of class struggle, is the history of class struggle, is the history of class struggle। ये कहाँ लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ऐसा। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो है उसके बाद कहा जा रहा है कि एज सोसाइटी इवॉल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव to the modern through distinct phases,
ईच करेक्टराइज बाय पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड क्लास। हमेशा इसको कैरेक्टराइज किया गया ऑपरेसर और ऑपरेस्ड क्लास। एक ऑपरेसर होता है, एक ऑपरेस्ड होता है, और ये दोनों के दोनों अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, और इनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहे होते हैं, और यही बाद में जो ऑपरेस्ड वाले होते हैं ये जो रिवॉल्यूशन करते हैं। मार्क्स एंड इंगल्स ये जो है, जो इंजल्स जो हैं, ये दोनों के दोनों लिखते हैं कि फ्री मैन एंड स्लाव, patriarchian and plebeian, lord and serf, guild master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried out an uninterrupted, now hidden, now open fight। कह रहे हैं कि वही वाली बात है, इन दोनों के बीच में हमेशा होता है, एक दो क्लास के बीच में हमेशा स्ट्रगल होता है। इसलिए कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, ध्यान रखना। उसके बाद कहते हैं कि फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अकर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस फॉर ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। कह रहा है कि फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अकर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, कह रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट के होने, एक क्या कहते हैं, खड़ा होने के लिए जो है ये नेसेसरी होता है कि बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड क्लास आइडेंटिटीज। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स को ये पता होना चाहिए, सब्जेक्टिवली उसको पता होना चाहिए कि हमारा क्लास इंटरेस्ट क्या है और हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है ना, जैसे हमारी आइडेंटिटी है अभी हम लोअर क्लास में हैं, और क्लास इंटरेस्ट हमारा अपर क्लास है। तो अपर क्लास का मतलब क्या हो गया कि अपर क्लास के अगर कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे जो हमारी तरफ से है, तो वी विल एक्सेप्ट दैट थिंग। लेकिन अगर हमें लगता है कि किसी मैनिपुलेशन की वजह से हमें वो नहीं दिया जा रहा या हमें वहाँ तक नहीं आने दिया जा रहा, तो हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। Such class consciousness leads to class conflict, which can lead to the overthrow of a dominant or ruling class by the previously subordinate class called revolution। तो ये कह रहा है कि क्लास का कॉन्शियसनेस जो ये आ जाता है कि हमें कौन से क्लास इंटरेस्ट हैं और हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो उसके बाद क्या होता है, क्लास कॉन्शियसनेस आ जाता है, एंड विच लीड्स टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो लीड करता है क्या, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, विच कैन लीड टू द ओवरथ्रो ऑफ अ डोमिनेंट और अ रूलिंग क्लास बाय द प्रिविलेजली सबॉर्डिनेट क्लास, और ओवरथ्रो कर देता है डोमिनेंट क्लास को, रूलिंग क्लास को। ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लास, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। उसके बाद देखा तो आपने देखा कि कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपने देखी। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुआ 1818 में, 88 में इनकी 1818 में, 83 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जर्मनी के पैदा हुए। उसके बाद जो इन्होंने बुक लिखी, एक तो क्या कहते हैं मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा इन्होंने। उसके बाद जो है दास कैपिटल लिखा इन्होंने। उसके बाद जो है 18th बुरमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट लिखा उन्होंने, और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब लिखी इन्होंने। जो है इन्होंने बताया कि जो है क्या कहते हैं तुम्हारा जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इनकी थ्योरी का फंडामेंटल है। ठीक है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इनकी जो थ्योरी है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, मार्क्स की जो आइडिया ऑफ इकोनॉमी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये बताते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में पहले क्या होता था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता था, फिर स्लावरी आ गया, फिर फ्यूडलिज्म आ गया, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म आ गया, और फिर अल्टीमेटली फिर सोशलिज्म आ जाएगा। एलियनेशन, इस कैपिटलिज्म ने जो है काफ़ी ज़्यादा एलिनेट कर दिया है सोसाइटी को, सोसाइटी से सोसाइटी को, और ह्यूमन से ह्यूमन को कर दिया गया है काफ़ी ज़्यादा एलियनेट, इसके बारे में कहते हैं। तो बोला कि ये एलियनेशन कैसे होगा, उन्होंने बोला कि जब क्लास ये जो है ये तभी होगा जब क्या कहते हैं क्लास स्ट्रगल होगा, क्योंकि हमारी जो मतलब कि हमारा हमेशा से जो हिस्ट्री रहा है, मतलब वो अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो जो हमारी जो सोसाइटी का जो हिस्ट्री है वो हमेशा से क्लास स्ट्रगल रहा है, और वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ऐसा लिखते भी है। उसने बोला कि क्लास स्ट्रगल होगा, और इस क्लास स्ट्रगल में जो सबॉर्डिनेट क्लास है वो अपर क्लास को जो है, या रूलिंग क्लास को, या डोमिनेंट क्लास है उसको उखाड़ के फेंक देगा, और उसके उसी चीज़ को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम बाद में बोलेंगे रिवॉल्यूशन। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी थी किसकी, ये पूरी की पूरी थ्योरी जो थी वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। ठीक है ना, क्या कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, पहली चीज़ कि भाई इन्होंने जो बुक लिखी वो सारी चीज़ें हो गई। इन्होंने बताया इनका जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन व्हाट, इज बेस्ड अपॉन आई विल से द कॉन्सेप्ट, द क्या कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो 5 बता दिए वो जो बता दिए सारे के सारे। उसके बाद क्या आएगा इनके अंदर आएगा क्या कहते हैं तुम्हारा जो है एलियनेशन के बारे में बता दिया। एलियनेशन के बाद इनके अंदर आएगा क्लास स्ट्रगल के बाद जो है रिवॉल्यूशन। ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम देखें कार्ल मार्क्स को तो क्या होगा, सबसे पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद जो है तुम्हारा मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो है तुम्हारा क्या कहते हैं जो है एलियनेशन के बाद जो है तुम्हारा क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगा। ठीक है, क्लास स्ट्रगल क्या बन जाएगा बाद में, क्लास स्ट्रगल ही बन जाएगा बाद में रिवॉल्यूशन। 4 स्टेप में इनका पूरा का पूरा प्रोसेस है। इनकी 4-5 बुक है, वो ज़रूरी है याद रखनी, वो हम डिटेल में देखेंगे 12वीं क्लास के जब हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी को तब। ठीक है, उसके बाद एमाइल डर्काइम की बात अगर हम करें, एमाइल डर्काइम जो है ये फ्रांस में पैदा हुए। ठीक है ना, वो जर्मनी में थे, फ्रांस में लेकिन क्या कहते हैं पैदा हुए। इनके जो वर्क्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी बुक है, 1893 में इन्होंने लिखा। 1893 में लिखा का मतलब ये होगा कि ये थोड़ा से ये कार्ल मार्क्स के बाद आए हैं। ठीक है ना। उसका सोशल सॉलिडारिटी जो है इन्होंने ये बुक लिखी। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, ठीक है ना, रूल्स क्या है सोशोलॉजिकल मैथड के, इनको इन्होंने लिखा। सुसाइड लिखा 1897 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखा इन्होंने। एमाइल डर्काइम में भी कंसिडर एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। फॉर्मल डिसिप्लिन जो है, देखो सोशोलॉजी 2 तरह से होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है तुम्हारा सोशल। फॉर्मल जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव होता है तुम्हारा, ठीक है ना, डाटा को स्टडी करता है। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये इसके फादर के रूप में अगर हम किसी को देखेंगे तो एमाइल डर्काइम को देखेंगे। एमाइल डर्काइम बेसिकली जो है वो सोसाइटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ही वॉज द फर्स्ट टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी इन पेरिस इन 1913। ये पेरिस में जो है 1913 में जो है सोशोलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू डर्काइम, सोशल सॉलिडारिटीज exerted pressure on individuals to conform to the norms. Exerted pressure on individuals to conform to the norms. डरकाइम जो है सोशल सॉलिडारिटीज एक्सर्टेड प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डरकाइम क्या कहते हैं कि डरकाइम कहते हैं कि सोशल सॉलिडारिटी जो है, समाज की जो एकजुटता है, एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रुप। जो है सामाजिक एकजुटता जो है वो क्या कर रही है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि आप एक काम को करें। तो सारा का सारा खेल किसका है, सोसाइटी का है। तो मैंने कहा नहीं, सोसाइटी को लेकर काफ़ी कंसर्न है। साथ में डरकाइम का विजन है सोशोलॉजी का कि न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन कैरेक्टराइज्ड बाय द 2 डिफाइनिंग फीचर्स। तो डरकाइम का जो विजन ऑफ सोशोलॉजी जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कि जो है काफ़ी मतलब जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स इसका जो है डिफरेंट है। मतलब जैसे 2 डिफाइनिंग फीचर्स है उसके अंदर, क्या है देख सकते हैं। एक तो कहते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेस। जो सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का, सोचने का, वो बाकी साइंसेस से बहुत अलग है। सोशोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ वेयर एज सोशल फिनोमिना इमर्ज। ये कलेक्टिव लाइफ के बारे में ज़्यादा स्टडी करता है, यहाँ पे सोशल फिनोमिना जो है इमर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन और द फैमिली और द सोशल वैल्यूज़ लाइक फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म। तो ये कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन जो है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन और द फैमिली और द सोशल वैल्यूज़ लाइक फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म। ठीक है, सोशोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ। सोशोलॉजी जो है कंसर्न है किसका है, कलेक्टिव लाइफ को लेकर। फॉर एग्जांपल सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजन और फैमिली, सोशल वैल्यूज लाइक फ्रेंडशिप, पैट्रियोटिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। सेकेंडली द नेचुरल साइंस, सोशोलॉजी वॉज एन एम्पिरिकल डिसिप्लिन। सोशोलॉजी भी अपने आप में एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन है। ऐसा ना सोचे कि बस बाकी जगह पे ही एक साइंटिफिक टेम्परेंस के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, बाकी डिसिप्लिन में, इसमें भी इसी डिसिप्लिन में भी ऐसे ही चलना पड़ता है आपको। ठीक है, एम्पिरिकल स्टडी करनी होती है। सोशोलॉजी अ डिसिप्लिन दैट डील with abstract entities like social facts could nevertheless be a science founded on observable empirically verifiable evidence. The most famous example of his use of a new kind of the empirical data is in his study of suicide. तो इन्होंने की सबसे ज़्यादा जो मतलब कि स्टडीज़ थी, इंपेरिकल स्टडीज़, उनमें सबसे ज़्यादा इंपेरिकल स्टडी में जो इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है वो सुसाइड के ऊपर। तो सोशोलॉजी में सुसाइड पे जो है ये क्या लिखते हैं इसके बारे में पढ़िएगा, अभी पढ़ेंगे आगे चल के क्लासेस में। अभी देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर भी इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि जो है रिसर्च में से एक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टास्क। कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टास्क, जो वर्क का जो टास्क होता है उसमें स्पेशलाइज होना डिवीजन ऑफ लेबर है। बाय मींस ऑफ विच डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर कंबाइंड विद इन अ प्रोडक्शन सिस्टम। एक प्रोडक्शन सिस्टम में जो है डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है किस चीज़ को लेकर, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टास्क, जिसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन होगी उसको वो टास्क दिया जाता है और इसी हिसाब से डिवीजन होता है, और ये डिवीजन को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। Classification of society, if we talk about, he argued that while a primitive society was organized according to mechanical
सॉलिडारिटी। मॉडर्न सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सोसाइटी। पहले की सोसाइटी मैकेनिकल्स होते थे, अब के टाइम में क्या है, ऑर्गेनिक्स हैं। मैकेनिकल क्या होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चर्स, लॉ डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत कम डिविजन्स होता था लेबर का, क्योंकि काम गिन जिन के बहुत कम थे। उसका स्मॉल पॉपुलेशंस, काफ़ी कम पॉपुलेशंस होती थी। कलेक्टिव ऑफ डिफरेंट सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप होते थे। ईच पर्सन विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज इंगेज इन अ सिमिलर एक्टिविटीज़ और फंक्शंस। एक ही तरह की एक्टिविटीज़ लगभग सब कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल इन दिस सोसाइटी, ठीक है, इन दिस सोसाइटी आर बाउंड टुगेदर बाय कॉमन एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड बिलीफ, पीपल आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, अ पर्सनल रिलेशनशिप। जहाँ पे एक ही तरह का काम जो है लगभग चलता रहता था, दैट वाज मैकेनिकल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल मतलब एक ही तरह की चीज़ें चल रही हैं जो कुछ भी है, और इसी तरह से सॉलिडरिटी है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे एक काम से 10 काम बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात की जाए, सो सोसाइटीज़ आर नॉट वेरी टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस। उस वाली सोसाइटी में डिफरेंसेस को लेकर टॉलरेंट नहीं था। डिफरेंसेस का मतलब कि जो यूनिकनेस है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता था। एंड एनी वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी अट्रैक्ट्स हार्श पनिशमेंट। अगर कोई उस पर्टिकुलर नॉर्म, इतने स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स होते थे, अगर उसको कोई मतलब कि अगर कोई वायलेट करता था उस पर इतने हैरस मतलब जो पनिशमेंट्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी, कि कोई सोचता ही नहीं था कि चेंज कैसे किया जाए, कि चेंज की तरफ कैसे काम करे। तो वो मैकेनिकल था, जो पहले से सेट एक जगह सेट हो गया वो सेट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, उसके बाद इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी वर सो टाइटली इंटीग्रेटेड दैट इट वाज फियर दैट एनी वायलेशन ऑफ द कोड्स ऑफ कंडक्ट कुड रिजल्ट इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कम्युनिटी। उनका ये मानना था कि अगर इसमें से कोई भी वायलेशन होता है, मतलब लोगों की ये सोच थी उस टाइम पे, काफ़ी टाइटली इंटीग्रेट थे वो लोग, और ये सोचते थे कि अगर इसमें से किसी की तरह का भी क्या कहते हैं मतलब वायलेट होगा अगर किसी लॉ का, तो हम टूट जाएंगे। तो ये चीज़ें इनके मन में हमेशा रहती थी, और इसकी वजह से जो देखेंगे कि आपकी सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी होती थी, ठीक है ना। अच्छी इन द सेंस कि मतलब कि आई विल से जुड़ी हुई रहती थी जो कुछ भी है। और वो उस टाइम पे बनता भी था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। आपके टाइम में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात हो रही है, बार बार मैं वही कह रहा हूँ। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात अगर हम करें, मॉडर्न कल्चर इट इज़ बेस्ड ऑन द हेट्रोजेनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मॉडर्न कल्चर है, कल्चर काफ़ी मॉडर्न हो गया है, और क्या कहते हैं हेट्रोजेनिटी है इस मेंबर्स की, हाई डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। डिविजन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं लेबर्स के। मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक का मतलब क्या, एक ही काम पहले के टाइम में, और अब क्या है, काम से काम निकल रहे हैं, एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ फाउंड इन सोसाइटी विद द लार्ज पॉपुलेशंस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं लार्ज पॉपुलेशंस जो है इसमें राइज हो गया अब, ठीक है। और हर पॉपुलेशन के अलग अलग डिमांड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली काम है। वेयर मोस्ट सोशल रिलेशनशिप नेसेसरली हैव टू बी इम्पर्सनल, ठीक है। क्या कहते हैं मतलब कि सोशल रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब नेसेसरली जो है इम्पर्सनल हो गया है। पहले उतना पर्सनल थे लोग, अब नहीं है उतने पर्सनल, अब लोग अपने अपने काम से हैं मतलब रखते हैं। सच अ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन, यह सोसाइटी जो है वो बेस्ड है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, ना कि जो आपके जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते, ठीक है ना। उसका ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स ग्रुप्स या यूनिट्स इज नॉट सफिशिएंट बट डिपेंडेंट ऑन अदर यूनिट्स और ग्रुप फॉर देयर सर्वाइवल। इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं मतलब कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है मतलब लेके आती थी लोगों में। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो सोशोलॉजिस्ट है शायद इस चैप्टर के, मैक्स वेबर लास्ट है मेरे हिसाब से, होना तो चाहिए लास्ट ही, अभी तो बहुत है इस चैप्टर में, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। मैक्स वेबर जर्मनी में ही पैदा हुए, 1864 से लेकर 1920 तक का इनका काम था। मेजर वर्क्स देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मीडिएबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 में लिखी हुई इनकी किताब है। सोशल एक्शन, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, essay on sociology the city. Max Weber developed and used methodological and theoretical अप्रोच टू स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स। इन्होंने मेथड्स लगाए और कई कई सारी थियोरीज दी इन्होंने जो है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ही बिलीव्ड दैट द सोशल एक्शन इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशोलॉजी। सोशल एक्शन जो है वो बहुत ही मेन सब्जेक्ट मैटर है क्या कहते हैं सोशोलॉजी का। सोशल एक्शन के अंदर जैसे एक्शन हो गया, सिचुएशन, मीन्स, एंड्स, ठीक है। हमारे पास क्या मीन्स है, क्या हमारे पास क्या कहते हैं मतलब एंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं मतलब कि डिसाइड करती है कि क्या कहते हैं सोशोलॉजी में क्या कहते हैं मतलब कि जो है मतलब कि सोसाइटी किस तरह की होगी जो कुछ भी है। जैसे इनका इंटरप्रेटिव क्या कहते हैं इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी की बात करें इनकी,
The central concern of the social science was with social action. Social concern. The central concern of the social science was with social action. जो सेंट्रल कंसर्न है सोशल साइंस का was with social action. The social action included all human behaviors that was meaningful. यानी सोशल एक्शन जो है वो इंक्लूडेड ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल. सोशल एक्शन है उसमें इंक्लूड होता है ह्यूमन बिहेवियर जो कि बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए. सोशोलॉजी वॉज द सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉट ऑन फीलिंग फॉर फीलिंग विद. ठीक है ना. सिंपैथी का मतलब क्या है कि जैसे फीलिंग फॉर, सिंपैथी एम्पैथी का मतलब फीलिंग विद. मतलब वही वाली बात है कि एक में अनुभव है, एक में क्या कहते हैं आपका जो है एक में जो है आपका क्या कहते हैं मतलब अनुभूति है. ठीक है. वेबर वॉज डिस्कसिंग द स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी दैट द सोशल साइंसेज हैड टू कल्टिवेट. The social world was founded on subjective human meanings, values, feelings, prejudice, ideals, and so on. Describe the meaning accurately. Social scientists had to constantly practice empathetic understanding by putting themselves in the place of a people whose actions they were studying. The empathetic understanding required the sociologist to faithfully record the subjective meanings and motivations of social actors without allowing his or her own personal beliefs and opinions to influence this process in any way. In other words, sociologists were meant to describe, not judge, subjective feelings of others. Weber called this kind of objectivity value neutrality. ठीक है. वो कहते थे कि सोशलिस्ट वर मीन टू डिस्क्राइब नॉट जज. वो डिस्क्राइब करते हैं ना कि जज करते हैं सब्जेक्ट फीलिंग्स को. ठीक है ना. और वैल्यू न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए, ज़रूरी है. क्या कहते हैं आप जब एक सोशोलॉजिस्ट की तरह कोई चीज़ सोचते हैं तो सोशोलॉजिस्ट मस्ट नेचुरली न्यूट्रली रिकॉर्ड सब्जेक्टिव वैल्यूज़ विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय हिज ऑन फीलिंग्स ऑफ ओपिनियंस अबाउट दीज वैल्यूज़. ठीक है. वेबर ऑल्सो सजेस्टेड अनदर मैथोडोलॉजिकल टूल फॉर डूइंग सोशोलॉजी. वेबर ने काफ़ी सारे सजेस्ट किए थे जो अनदर मैथोलॉजिकल टूल फॉर डूइंग सोशोलॉजी. वेबर ऑल्सो सजेस्टेड अनदर मैथोडोलॉजिकल टूल फॉर डूइंग सोशोलॉजी द आइडियल टाइप. उन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी सारे टूल्स को जो है सजेस्ट किया था जो भी है. एन आइडियल टाइप इज़ अ, जैसे आइडियल टाइप उन्होंने सजेस्ट किया था मेथड को, वो क्या होता है कि इज़ अ लॉजिकली consistent model of social phenomena that highlights its most significant characteristics. जो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब हाईलाइट करता है significant characteristics को. Ideal types may exaggerate some features of phenomena that are considered to be analytically important and ignore and downplay others. Ideal types may exaggerate some features of phenomena that are considered to be analytically important and ignore and downplay others. Obviously, an ideal type logically consistent model of the social phenomena that highlights its most significant characteristics. The ideal type may exaggerate some features of the phenomena that are considered to be analytically important and ignore downplay others. तो आइडियल टाइप का मतलब हो गया कि जो है मतलब कि आप जब जैसे क्या कहते हैं कोई भी चीज़ अब जैसे आप चाहते हैं ज़िंदगी में करना, तो आपके पास एक आइडियल होना चाहिए उस चीज़ के लिए. ठीक है. जिसको आप देख के कम से कम अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सके. Obviously, an ideal type should correspond to reality in a broad sense, but its main job is to assist analysis by bringing out important features and connections of the social phenomena being studied. The ideal type was used by Weber to analyze the relationship between the ethics of world religions and the rationalism of social world in different civilization. Sorry. वो कह रहे हैं कि it was in this context that the Weber suggested that the ethics of certain Protestant sects within Christianity had a deep influence on the development of capitalism in Europe. कहते थे कि जो प्रोटेस्टेंट हैं उनके जो इथिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है जो है विदिन सेक्ट्स विदिन क्रिश्चियनिटी हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टेंट जो है कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. ठीक है. वेबर अगेन यूज द टाइटल टाइप ऑफ इलस्ट्रेट दीज थ्री टाइप्स ऑफ द सोसाइटी दैट ही डिफाइंड: ट्रेडिशनल, charismatic, and rational legal. Custom and precedence, charismatic, divine sources or the gift of grace. Rational legal demarcation of authority. Rational legal authority which prevailed in the modern times was epitomized in the bureaucracy. उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी इज द मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज premised on the separation of the public, which is premised
it is premised on the separation of the public from the private world. This means that the behavior in the public domain was regulated by explicit rules and regulations. एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन ब्यूरोक्रेसी क्या कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो एक मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज प्रेमिस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द पब्लिक फ्रॉम द प्राइवेट वर्ल्ड. Public from the private world. This means that the behavior in the public domain was regulated by explicit rules and regulations. ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, वो प्रेमिस करता है कि सेपरेशन किसकी, पब्लिक और प्राइवेट वर्ल्ड के अंदर जो भी. दिस मीन्स द बिहेवियर इन अ पब्लिक डोमेन वाज रेगुलेटेड बाय एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रेगुलेशन. जो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में जो एक डिफरेंस है, पब्लिक लाइफ में जब आप आते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है. ब्यूरोक्रेसी वो मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. As a public institution, bureaucracy restricted the power of the officials in regard to their responsibilities and did not provide absolute power to them. मतलब कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होते, बट हाँ काफ़ी हद तक रहते हैं. ऑब्वियसली बात है, ब्यूरोक्रेसी का बहुत पावर है, नो डाउट. फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स हो गया, ठीक है ना, अपने ऑफिस को फंक्शन करना, ठीक है. हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजिशंस, एक हायरार्की मेंटेन करना ऑर्डर्स की, ठीक है. रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिलायंस करना डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स पे. ऑफिस मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड और कंडक्ट इन ऑफिस, ऑफिस कंडक्ट करना, दैट इज़. अब फंक्शनिंग, उसके बाद देखिए कि फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स. विद इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स हैव फिक्स्ड एरियाज ऑफ ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन. एक ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन होता है उनका, ठीक है, गवर्न बाय रूल्स, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, ठीक है ना. ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स का अपना खुद का ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन होता है, उनके अपने रूल्स, लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस होते हैं. द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फिक्स्ड वे एज ऑफिशियल ड्यूटीज़. रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फिक्स्ड वे एज ऑफिशियल ड्यूटीज़. रेगुलर एक्टिविटीज जो है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिक्स्ड वे, ठीक है ना, फिक्स्ड वे में होता है पूरी तरह से ऑफिशियल ड्यूटी. एज ड्यूटीज आर टू बी फुलफिल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. ड्यूटी जो है वो फुलफिल्ड होता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है. ओनली दोज हु हैव द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस टू परफॉर्म देम आर एम्प्लॉयड. एज ड्यूटीज आर टू बी फुलफिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस फुलफिल करना होता है. ओनली दोज हु हैव द requisite qualifications to perform them are employed. Official positions in a bureaucracy are independent of the incumbent as they continue beyond the tenure of any occupant. Official position in a bureaucracy are independent. Official positions हैं जो ब्यूरोक्रेसी में जो है इंडिपेंडेंट होते हैं of the incumbent as they continue beyond the tenure of the occupant. Hierarchical ordering of positions. Authority and office are placed on a graded hierarchy where the higher officials supervise the lower ones. तो इनके पास जो है एक अथॉरिटी, एक ऑफिस जो है वो प्लेस होती है ग्रेडेड तरीके से, हायरार्कीज में बटी होती है. हायर ऑफिसर्स, ठीक है ना, सुपरवाइज करती है लो वंस को, ठीक है. उसके बाद हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस अलाउज स्कोप ऑफ अपील to higher officials in case of dissatisfaction with the decision of lower officers. लोअर ऑफिसर्स से अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन हो अगर आपको डिसीजन से, तो आप अपर में उसको जो है रख सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो द कंसर्न. उसका रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रिजर्व्ड एज रिकॉर्ड्स, ठीक है. मैनेजमेंट जो है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कैरिड आउट होता है बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलते हैं. ऑफिस मैनेजमेंट. As office management is specialized and modern activity, it requires trained and skilled personnel to conduct operations. इसके अंदर ट्रेंड और क्या कहते हैं स्किल्ड जो है पर्सनल्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए ऑपरेशन. उसके बाद कंडक्ट इन ऑफिस कह रहा है कि एज ऑफिशियल एक्टिविटी डिमांड्स द फुल टाइम अटेंशन ऑफ द ऑफिसर इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर delimited hours in office, hence an official's conduct in office is governed by the existing rules and regulations. These rules and regulations have legal recognition. Officers can be held accountable. तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर 4. अगली क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 5 को. थैंक यू सो मच.